जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्टूडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारे क्लासेस चल रही वो रेलवे की प्रीवियस सीरीज क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उससे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जो कीजिएगा। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम देखते हैं। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधातुओं में आमतौर पर सबसे भारी कक्षा में क्या पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अधातुओं में आमतौर पर सबसे भारी कक्षा में कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और क्वेश्चन आपको पूछा गया एएलपी टेक्नीशियन में। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो प्रीवियस क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता आया था। तो उसमें धातु के संदर्भ में पूछा गया था कि धातुओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि धातुओं में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन उसकी बाह्यतम कक्षा में पाए जाते हैं। अधातु की बात करें, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो सेमीकंडक्टर जो होता है, अर्धचालक जो होता है, उसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद के जो तत्व हैं, तो वो तत्व अगर आप मान के चले तो 5, 6, 7, 8, तो ये सारे ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसकी बाहरी कक्षा में होते हैं वो सारे आपके अधातु होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी कहने का मतलब, जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो वो सारी अधातुओं के अंतर्गत आती है। तो उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे भारी निम्न तत्वों में से किसमें कुल 3 कोश और भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आपसे तो भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बताइए किसमें होता है? सल्फर में, एल्यूमिनियम में, फास्फोरस में और आर्गन में। तो सल्फर में नहीं होता, एल्यूमिनियम, आर्गन जो होता है उसकी बाह्यतम कक्षा में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका अष्टक क्या रहता है? पूर्ण होता है। तो जिनका अष्टक अगर पूर्ण है, 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में अगर है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके, मैंने बताया था कि वो आपके अधातु कैटेगरी में आते, पहली बात तो। और दूसरी बात ये होती है निष्क्रिय गैस है, क्योंकि निष्क्रिय गैसों का जो तत्व है आवर्त सारणी के हिसाब से मैं बताऊं तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि हीलियम जो होता है, नियोन जो होता है, आर्गन जो होता है, क्रिप्टोन जो होता है, जिनोन जो होता है, रेडोन जो होता है, ये सारे आपके आवर्त संख्या 18 में तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके नोबल धातु है, इनको बोला जाता है नोबल। ठीक है ना, ये निष्क्रिय गैसों के अंतर्गत आती है। और इनकी बाह्यतम क्षम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिएगा, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑक्सीजन की बाह्यतम क्षम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो बताइएगा। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होती है आपकी अधातु है, इसकी बाह्यतम क्षम 2। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन में आपके बाह्यतम क्षम 2 और 8। देखिएगा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो सही बात है, माफ कीजिएगा 6 होते हैं। ठीक है ना, 2 और 6, 2 और 6, बाह्यतम क्षम 6। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिएगा, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन आपसे नहीं पूछा गया है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन में अंतर होता है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कई बार हम लोग इसको एक ही समझ लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ऐसी गलती आपके क्वेश्चन रॉन्ग करने के लिए काफी होती है। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा और ध्यान रखिएगा ऐसी गलती नहीं हो, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग चीज है और आपका जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो एक अलग चीज है। संयोजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि किसी से क्या करता है? क्रिया कर सकता है। जैसे मैं मान लो बात करता हूँ, तो यहाँ पर अष्टक पूरा करने के लिए, भाई बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का हर तत्व प्रयास ये करता है। हर तत्व में ऐसी क्वालिटी पाई जाती है कि बाह्यतम कक्षा में वो क्या कर ले, अपना अष्टक पूर्ण कर ले, ऐसा प्रयास वो करता है। तो यहाँ पर ये क्या चाहता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या ले ले, स्वयं खुद प्राप्त कर ले। क्योंकि ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन पर आपका ऋणायन पाया जाता है। क्या बात है? ऋणायन पाया जाता है। जो ऋणायन जो भी तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्राही कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को खुद ले सकता है। किसको ले सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। इसलिए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब
संयोग करने की क्षमता। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? संयोग करने की क्षमता, ठीक है ना। और संयोजकता आपकी होती है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। दोनों में फर्क होता है, संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन में फर्क होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, क्रिया करता है। भाई इसमें आपको पता है कि 2 और 6, ये तो इसका पूरा हो गया। भाई अगर बात करें परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो ये तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन बात संयोजी इलेक्ट्रॉन की पूछ रही है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में आपको पता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि उसको हर तत्व ये चाहता है कि अपना अष्टक पूर्ण करना है। तो इसके लिए इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन होगी। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन क्या है, ऋणायन तत्व है, इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या ले सकता है? ग्रहण कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? 2। उम्मीद है सबको समझ में आएगा। वो क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन देखिए, आपको 6 भी लिखा है, 8 भी लिखा है। इसलिए आप अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते तो इस क्वेश्चन गलत होने की संभावना काफी रहती है। इसलिए आप ढंग से पढ़िएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, ना कि बाह्यतम ऊष्मा इलेक्ट्रॉन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा तत्व कौन सा है? तो आपको सबसे छोटा पता करना कैसे करेंगे, देखिएगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये आपको ऑप्शन दे रखा है। परमाणु क्रमांक के हिसाब से अगर बात करें तो सोडियम सबसे छोटा लग रहा है। लेकिन सोडियम आप ऐसे डायरेक्ट छोटा नहीं ले सकते, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पर आयन है। क्या है ये? आयन। आयन कौन सा? धनायन है। यानी धनायन कब आता है किसी भी तत्व पर? धनायन तब आता है जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जैसे मैं बात करूं, जो भी आपकी चालक धातु है, उन पर धनायन यानी कि धनावेश होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और अगर मैं बात करूं अधातु की, जैसे ऑक्सीजन वगैरह है या क्लोरीन है, तो इन पर चार्ज क्या होता है? माइनस आता है। क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। तो यहाँ पर ये जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो उस पर चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव आता है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, बेसिक चीज है एकदम। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज Na पर दे रखा है आपको। मैग्नीशियम भी पॉजिटिव चार्ज है और एल्यूमिनियम पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले मैं सबके परमाणु क्रमांक लिख देता हूँ एक बार। सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। अब मुझे बताइए, यहाँ पर 11, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें देखिए आपको परमाणु क्रमांक मैंने सबके लिख दिए। सोडियम का 11, 12 और एल्यूमिनियम का लिख दिया 13। तो एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपके इलेक्ट्रॉन जब है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आपको दे रखा है, 3 आयन है, तो उसका आकार थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इसलिए उसका आकार सबसे छोटा हो गया। इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं? एल्यूमिनियम। लेकिन ये हर बार हो सही हो आपका आंसर, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें आपको एक दो चीजें और देखनी भी पड़ सकती है। जैसे कि आप अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर 11 में से आपने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी कितना बचा आपके पास? 10 इलेक्ट्रॉन किसके बचे? सोडियम के। यहाँ पर आपने 12 में से 2 लेस किए, कितने बचे? यहाँ पे भी 10 बचे। और यहाँ पर 13 में से आपने 3 लेस किए, तो भी कितना बचे? 10। तो कहने का मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या सबसे अधिक किसके पास है? एल्यूमिनियम के पास में ही है। तो जिसमें आपका अगर मैं बात करूँ परमाणु क्रमांक जिसका ज्यादा है, तो उसका विद्युत बल जो है वो सबसे अधिक होगा, ठीक है ना। तो विद्युत बल अधिक होने से उसका आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, उसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं इसको, कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, तो इसका आकार क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है ना। अगर इसमें चार्ज नहीं हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग बन सकता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन पर मान लीजिए चार्ज आपको नहीं दे रखा, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा बताइए। अगर इस पर आपको चार्ज नहीं भी दो, वैसे तो चार्ज होता ही है, एल्यूमिनियम पर 3 चार्ज होता है। सामान्य अवस्था में उदासीन होते हैं, लेकिन जब इन पर भारी बल लगाए तो इन पर चार्ज आता है। फिर भी इसमें आपका एल्यूमिनियम ही ज्यादा हो चांस होने का होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिक बंधे हुए रहते हैं। इसलिए इनका आकार क्या हो जाता है? अधिक संकीर्ण हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर
आपका आकार मान लीजिए, जैसे बात करें अगर इलेक्ट्रॉन जो है आपके, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन अगर कम बंद से बंधे रहेंगे तो उस परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक प्रोटॉन के पास में स्थित होने के कारण क्या होता है, अंतराण्विक बल अधिक मजबूत होता है, इसके कारण इसका आकार क्या होता है, छोटा। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम। ओके, तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो छह वाले तत्वों की पहचान कीजिए, बताइए कौन सा, ऑक्सीजन ही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दो तीन बार। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बताइए। इस कौन सा होगा आपके हिसाब से, कौन सा इसमें धातु होना चाहिए, बताइए। तो आपको मैंने क्या बताया था कि आपको हमेशा पीछे वाला देखना है, सबसे लास्ट वाला। ये और ये। तो इसमें तीन है, इसमें छह है, इसमें चार और पांच है, बताइए कौन सा होगा धातु का। तो धातु में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्यतम कक्षा में, वो एक से लेकर तीन के मध्य होता है। अगर सबसे अधिक मैं चालकता की बात करूं तो वो आपकी होती है ओरम में। वैसे तो मानते हैं सिल्वर की, लेकिन एक्चुअल में ओरम में ही सबसे अधिक चालकता होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन सोना जो है, ओरम जो है, अधिक महंगा होने के कारण इसका यूज कम करते हैं, इसलिए सिल्वर मानते हैं। तो इन पर भी आप अगर चार्ज की बात करें तो +2 होती है। और आप अर्जेंटीनम यानी सिल्वर की बात करें तो इन पर भी +2 ही चार्ज होता है। तो सभी धातुओं पर जो चार्ज है वो एक से तीन के मध्य ही होता है। एल्यूमिनियम पर आपका +3 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जिन पर पॉजिटिव चार्ज आपका पाया जाता है दो, एक से लेकर तीन के मध्य, तो वो आपकी चालक धातुएं हो जाती है। उसके अलावा बात करें तो छह अगर जाता जाता है तो छह के बाद में आपका अधातु होना स्टार्ट हो जाता है, पांच छह के बाद में। चार जो आपका अर्धचालक होता है, पांच पांच भी आपकी अधातु कैटेगरी मानस होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद सबको समझ में आया होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे आसानी से। धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है तो आपको एक से लेकर तीन के मध्य कभी भी दिख जाए तो आपका वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताइए, आप लोग क्या बताएंगे। तो 287 आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, इसकी संयोजकता बताइए, आप लोग क्या करेंगे। तो 287 है, संयोजकता कितनी होगी। देखिए, अब आपको मजेदार बात है, इस क्वेश्चन में आपको सातवीं ऑप्शन को देखने को मिल रहा है। और आप अगर ढंग से आपने नहीं पढ़ रखा संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन में, अगर आप कंफ्यूज है तो कंफर्म बात ये क्वेश्चन आपसे गलत होगा। और इस तरह क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था उस क्वेश्चन को, कि मैंने ये बताया था कि संयोजी और संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में फर्क होता है। देखने में तो शब्द एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनमें फर्क काफी होता है। ये काफी होते हैं एक बच्चे के क्वेश्चन को गलत करने के लिए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। और संयोजकता उसकी रासायनिक संयोग करने की जो बात करें, रासायनिक संयोग करने की क्षमता होती है। तो इसमें मैंने बताया था कि आपको 7 इलेक्ट्रॉन है तो हर परमाणु चाहता है कि वो अपना अष्टक पूरा कर ले। हर तत्व चाहता है कि अपना उसका वो क्या कर ले, अष्टक पूर्ण कर ले। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये क्या ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, या भाई ग्रहण ही करे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में कम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर लेगा तो ये आपका वैसे भी 7 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये ग्राही ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ग्राही इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए यहाँ पर संयोजकता कितनी होगी आपकी, एक इलेक्ट्रॉन होगी। तो संयोजकता का मतलब होता है उसके रासायनिक संयोग करने की क्षमता। ये इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। संयोजकता, देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं आपको दो शब्द लिख देता हूँ। एक तो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक होता है संयोजकता, ठीक है ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को आप बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं, कई बार ऐसा भी आता है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। और संयोजकता जो होती है रासायनिक संयोग करने की क्षमता होती है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है।
तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 287 और तत्वों का परमाणु क्रमांक पूछा है। तो बताइए इस क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो जब भी आपको परमाणु क्रमांक निकालना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी निकाल सकते हैं और प्रोटॉनों की संख्या से भी निकाल सकते हैं। लेकिन परमाणु क्रमांक में अगर आपको आयन देते तो थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई आयन वगैरह नहीं दे रखा तो आपको नॉर्मल यही मानना है कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल है, बराबर है, तो कोई समस्या नहीं है। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जोड़ दीजिए तो आपको परमाणु क्रमांक आपके पास आ जाएगा। तो आप जब 287 को ऐड करेंगे तो कितना होगा आपके पास 17। तो 17 परमाणु क्रमांक बताइए किसका होता है। वैसे तो इसमें पूछा नहीं है, मैं आपको पूछ लेता हूँ कि 17 परमाणु क्रमांक किसका हो सकता है। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप कम से कम 30 तक तत्व जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि 30 तक तत्वों में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के केमिस्ट्री में बन ही जाएगा। इसलिए आपको 30 तत्व कम से कम याद होना जरूरी है। तो बताइए 17 जो तत्व है वो किसका होता है। वो होता है क्लोरीन का। किसका होता है, क्लोरीन पर। अच्छा, क्लोरीन में एक दो चीजें और बता दीजिए। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। शाबाश। और इलेक्ट्रॉन माफ कीजिएगा, जो क्लोरीन जो होता है आपका हेलोजन ग्रुप का होता है। किसका होता है, हेलोजन ग्रुप का होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लोरीन पर चार्ज कौन सा होता है, माइनस होता है। ये आपकी क्लोरीन जो है वो आपकी अधातु है। क्लोरीन एक गैस भी है जो कि फूलों का रंग उड़ा देती है। काफी इसमें क्लोरीन में काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो भी इनमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपको 17 नंबर परमाणु क्रमांक पूछा था, वो किसका होता है, क्लोरीन का। क्लोरीन पर चार्ज कौन सा होता है, ऋणावेश होता है या ऋणायन होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या पूछ रखा है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए कितनी होगी। तो 285 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो प्रोटॉन से कैसे निकालेंगे आप बताइए। तो मैंने क्या बताया कि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। देखो परमाणु क्रमांक मैंने बताया था, परमाणु क्रमांक क्या होती है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। परमाणु क्रमांक होता है आपके प्रोटॉनों की संख्या या आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कई बार चेंज हो जाती है। जैसे आपको दे दिया, जैसे Cl-2 दे दिया, Ag+2 दे दिया, तो ऋणावे ये आपके चार्ज जब आते हैं तो इसमें प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक निकालना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम प्रोटॉन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी निकाल तो इलेक्ट्रॉन से भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है जब आपको परमाणु क्रमांक निकालना है। तो आपको दे क्या रखा है, 285 दे रखा है। तो 285 का आप कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, इन सबको जोड़ दीजिए तो आपके पास में कितना आता है, 15। 15 परमाणु क्रमांक आपके पास में आएगा। लेकिन हमको निकालने की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, तो अभी मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक क्या आपका प्रोटॉन कहलाएगा। प्रोटॉन बराबर क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। ओके, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो 15 परमाणु क्रमांक बताइए किसका होता है। ये एक और क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ। बताइएगा परमाणु क्रमांक 15 किसका होता है। 15 होता है आपका फास्फोरस का। किसका होता है, फास्फोरस का। फास्फोरस आपका पंच संयोजी तत्व है, ध्यान रखिएगा। और इस पे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें मैंने बता दिया आपको किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। ठीक है ना। तो ये सारे पंच संयोजी तत्व, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 5 इलेक्ट्रॉन की होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, इसका होगा बताइएगा। वो होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम कितना होता है, 13। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको एलिमेंट आपको जो है, अगर एलिमेंट आपको याद नहीं है, तत्व अगर आपको 30 तक याद नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको 30 तक तो कम से कम याद होना जरूरी है। 2 8 10 3 13, तो ये आपका एल्यूमिनियम बनेगा। इसलिए आप 30 तक तो ये जरूर याद कीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हीलियम के सबसे भारी आवरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो हीलियम में आपके इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी पाई जाती है, भाई ऊष्मा में 2 पाई जाती है। दो कैसे बताया मैंने, क्योंकि हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है आपका, हीलियम आता है आपका 2 परमाणु क्रमांक है। तो हीलियम में आपका परमाणु क्रमांक अगर 2 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 2। ठीक है ना। वैसे हीलियम आपकी एक अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस इसको मानते हैं। ठीक है, तो इसके बाध्यता कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 कुछ 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण। ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया था, अब ये दोबारा रिपीट हुआ है, आरआरबी जेईई में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो एल्यूमिनियम में पर इलेक्ट्रॉन का सही वितरण बताइए क्या होगा। तो 2 8 3 यही होगा। इनको जोड़ेंगे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालना था तो आप इनको जोड़ के भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है तो वो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो भी आप इनको जोड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है ना। मैंने आपको नियम भी बता रखा है कि इस नियम के अनुसार भरना है। 2n² नियम से भरना होता तो ठीक है, लेकिन कई बार जो एलिमेंट ज्यादा संख्या में आ जाता है तो आपको इस बातों का ध्यान रखना होता है कि किसी बाहरी कक्ष में आप 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते हो, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता होती है। तो इसमें अगर आप इन तीनों को जोड़ लें कितना आएगा आपके पास में, 13 आएगा। तो उम्मीद है सबको समझ में आया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है, तो आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है। देखिए मैं आपको पहले एक बात को क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन आपका ग्रुप बी का है ये, लेकिन 1s2 2s2 का कॉन्सेप्ट पता है आपको किसमें दे रखा है, क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में, और वैकेंसी आपकी 10th लेवल की है। तो सिलेबस आपका 12th लेवल का आता है लेकिन लिखते उसमें 10th का ही है। तो कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिल जाता है पेपर में। तो एसपीडीएफ जो ग्रुप आपको दे रखा है ये आपकी उप कक्षाएं होती है, एसपीडीएफ। ठीक है ना। केएलएमएन जो होती है आपकी परमाणु में, ये तो कक्षाएं होती है। जिन्होंने केमिस्ट्री से पढ़ी है तो उनको पता होता है ये इस बात के बारे में। तो केएलएमएन जो होती है वो आपकी कक्षाएं होती है। एसपीडीएफ जो होती है आपकी उप कक्षाएं होती है। इनको सब ऑर्बिट भी कहा जाता है, उप कक्षाएं होती है। ठीक है ना। कक्षा कक्षा के बाद में आपकी उप कक्षा होनी स्टार्ट हो जाती है। तो 1s2 2s2 2p6 है, तो आवर्त सारणी में तत्वों के ठीक नीचे तत्वों की पूर्ण संख्या क्या होती है ये आपको निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपका काफी बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कुछ नहीं पूछ रखा है, घुमा फिरा के सब चीजें पूछी गई है। और ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मैं आपको बताया था। कैसे लेवल का क्वेश्चन है, अगर वो यहाँ तक रुक जाता है कि 1s2 2s2 तो इस तत्व का नाम बताओ, लेकिन उन्होंने ये पूछ लिया कि आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत डीप क्वेश्चन बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल याद होनी जरूरी है। ठीक है, तभी आप इस चीज को निकाल पाएंगे। उसके बाद में आपको उसके परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि रेलवे अपने हर एग्जाम में ऐसे 5-10 क्वेश्चन सेट करता है जो किसी भी बच्चे से नहीं हो। अब वो एक अलग बात है कि वो उसमें तुक्का मार देते, एक अलग चीज है। बाकी पीरियोडिक टेबल याद होनी एक अलग चीज है, और उसके सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक याद होना ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करना है वो तो मैं तरीका बताता हूँ, लेकिन आपको ये चीज तभी याद हो सकती है जब आपको आवर्त सारणी पूरी याद हो। अन्यथा ऐसे कोई भी तत्व अगर आपको पूछ ले तो निकालना बहुत मुश्किल है। मैं वैसे तो इसमें आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल निकाल देता हूँ जिससे ये तत्व निकलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कौन सा एलिमेंट है। तो आप सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, कितना होता है 1s2 2s2। यहाँ पर दो जो आपको जो घातांक के रूप में दिख रखा है इसको आप जोड़ लीजिए। तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 3 13। सही जोड़ा है क्या, हमने दोबारा जोड़ लेते हैं। 2 2 4 6 10, 2 12, 12 3 15, तो 15 ये हो गए। तो 15 जो तत्व है आपका परमाणु क्रमांक वो किसका है, सबसे पहले आप मुझे बताइए। वो आपका फास्फोरस का। ठीक है ना, फास्फोरस का ये तत्व है। तो इसमें ये आपका 5 संयुक्त तत्व बन जाता है। तो ये आपके 5 तत्व ये मैंने बता दिए। और मैं आपको इसको पीरियडिक टेबल में भी इसकी सिचुएशन बता देता हूँ। वैसे इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये फास्फोरस है। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक्चुअल में वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर पूछना तो सबसे पहले इसने दे तो ये रखा है कि ये जो आपको जिसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 1s2 2s2 के हिसाब से, सबसे पहले तो वो पहचानना है वो कौन सा है। तो ये फास्फोरस है, ये पता लगे।
अब इसके नीचे कौन सा तत्व है वो आपको बताना चाहिए, वो है आर्सेनिक। इतना भी आगे और बढ़ गया इस क्वेश्चन में, उसने सीधा इसका क्या पूछ लिया, परमाणु क्रमांक ही पूछ लिया, और जो कि कितना होगा आपका 33 होगा। इसके लिए आपको पीरियड टेबल थोड़ी याद रखनी होगी अगर इस क्वेश्चन को ना आता, अन्यथा ऐसा क्वेश्चन तो होना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको पीरियड टेबल में भी इसकी सिचुएशन दिखाता हूँ एक बार, किस तरीके से एलिमेंट दे रखा है। तो देखिए ये हमने पीरियड टेबल निकाल लिया, ठीक है। तो इसको आप गौर से देखिएगा, मैं बताता हूँ सबसे पहले इसमें। तो आपको ये देखिए, ये आपको दे रखा है, ये आपका 50 ग्रुप है, सॉरी माफ कीजिएगा। तो देखिएगा ये आपको क्लियर विजिबल हो रही होगी, दिखाई दे रहा है सबको। तो देखिए जिस तत्व की बात कर रहा था मैं वो ये आपका 500 है, 500 जी वाला ये है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो ये सभी आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके 500 तत्व है, ठीक है ना। कौन सा तत्व है, सारे 500 तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे 500 तत्व है। अच्छा क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, देखिए मैं इसको थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका देखिए, आपको क्या दे रखा था, फास्फोरस, फास्फोरस का 15 है, और आर्सेनिक, आर्सेनिक कितना है, 33, 33 आपका ये परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देखिए कितना हार्ड लेवल क्वेश्चन है। पहले तो आपको फास्फोरस पहचाना, उसके नीचे का एलिमेंट पहचाना, ये आपका आर्सेनिक है, आर्सेनिक में आपका परमाणु क्रमांक कितना, 33 है। तो ये थोड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो साथ में मैं आपको एंटीमनी का भी बताता हूँ, वो होता है 51, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। नाइट्रोजन का तो वैसे सबको पता है 7 होता है, फास्फोरस का भी पता है 15 होता है, आर्सेनिक का थोड़ा ध्यान रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया गया, हो सकता है दोबारा भी इस तरह क्वेश्चन पूछ ले। तो आर्सेनिक कितना होता है, 33, एंटीमनी का कितना होता है, 51, एसपी का मतलब एंटीमनी आपका वो होता है 51। उम्मीद दोस्तों आप क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा, उम्मीद है आपको प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे समझ में होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तत्व का नाम क्या है। तो आपको 4 एलिमेंट दे रखा है, तो 4 वाला एलिमेंट मैंने बताया था अर्धचालक होता है। ये जो चीजें मैंने बताई वो देखिए क्वेश्चन में आपको पूछ भी ली गई है। मैंने आपको 3 तक के बता दिए, 4 वाला बता दिया था मैंने अर्धचालक होता है वो, और 4 का मैंने बताया था वो सारे आपके सेमीकंडक्टर अर्धचालक होते हैं जो कि सिलिकॉन जर्मेनियम होता है। 4 के बाद वाले मैंने बताया था वो धातु कैटेगरी में आ गए थे। 4 से पहले आपके धातु आ गए, 4 वाले आपके क्या आ गए, अर्धचालक धातु आ चुकी है। इनको अर्धचालक धातु को हम आवर्त सारणी में उप धातु भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको हम, उप धातु। तो आपकी 4 वाली जो है तो वो कौन सा है, सिलिकॉन। अगर यहाँ पर जर्मेनियम हो तो वो भी सही आंसर होता है, हालांकि दोनों में से आपको एक ही मिलेगा ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिलिकॉन। तो जिसके बाध्यता का क्षम होता है वो आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 8 8 1 है। तो इस तत्व का नाम बताइए, बताइए क्या होगा। तो इसका नाम बताइए क्या होगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखा है, आप इनको जोड़ लीजिए, आपका सीधा आप इसका नाम बता सकते हैं। 2 8 10 1 18 1 19, तो आपको ये कितना होगा, पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 19 होता है। तो मैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोनों दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।